हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है। या फिर आप चाहे किसी भी क्लास में हो या फिर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके सिलेबस के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है तो इस लेक्चर को आप समझ लीजिए कि यह लेक्चर आप सभी के लिए सुटेबल है। ठीक है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी का हम अर्हीनियस इक्वेशन की सहायता से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम बात करेंगे, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड और साथ ही साथ इसमें हम एक और मेथड को भी पढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों को हम एक एक करते हुए सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर हम बातें करना स्टार्ट करते हैं। और यह केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है। तो इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक यह हमारे इस लेक्चर का होने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं EA से। ठीक है, तो अब एक एक करते हुए हम बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने यह बात समझा है। ठीक है, ये हम किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अगर हमने बात किया था, मतलब बात करते हैं, तो हमने आप सभी को बताया था कि हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ, या फिर मैं ऐसे कहूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बात एक ही है। मतलब यह है कि हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हुए चल रहे हैं। और इसमें हमने एक थियरी डिस्कस किया था जिसे हम कह रहे थे कि कोलिजन थियरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब कोलिजन थियरी ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझा है, और यहीं से ही यह लेक्चर भी अब स्टार्ट हो रहा है। तो एक एक करते हुए सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कोलिजन थियरी ऑफ मॉलिक्यूल्स यह कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम गौर से। ठीक है, इधर उधर मत देखिए, सारी चीज़ों को अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। जब कोलिजन थियरी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हर एक टकराव यानी कि हर एक कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, बल्कि कुछ ही टकराव या फिर कुछ ही कोलिजन्स जो परफेक्ट कोलिजन होते हैं उनके टकराव से ही क्या होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स टकराने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है उन मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है, और उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी या फिर उससे ऊपर के एनर्जीज को हम कह रहे थे कि वह थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो सबसे मिनिमम एनर्जी पॉइंट होगा उसको हम कह रहे थे कि यह हमारे पास एनर्जी बैरियर है। इसके ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एनर्जी को कंटेन करते हैं, वही हमारे पास केवल रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए कोलिजन करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हमने पहले ही समझ लिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बैरियर क्या होता है, एंड ये पर ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है। ओरिएंटेशन फैक्टर हमने समझा था क्योंकि ओरिएंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स
रैंडमली टकराएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि एक परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन को शो करेंगे। और हमने आपको बताया था कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपको यह बात बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब हमारे पास एक ऐसा ग्राफ हमने प्लॉट किया था, ठीक है, यहां पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखा था और यहां पर हमने एनर्जी को बनाया था। ठीक है, तो एनर्जी और यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, बस ऐसे समझाने के लिए आप सभी को मैं अगेन रिकैप करा रहा हूं। ठीक है, वैसे रिकैप नहीं कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया था और उस ग्राफ को हमने कुछ इस प्रकार से प्लॉट किया था। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर हम सपोज करते हैं कि यह हमारे पास एनर्जी बैरियर है, यानी कि इसके बाद के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसके बाद के एनर्जी को कंटेन करते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रख रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कह रहे थे, या फिर इस बैरियर को हम कह रहे थे कि ये हमारे पास है एनर्जी बैरियर। ठीक है, मैं शॉर्ट में ईवी लिख दे रहा हूं। तो यहां से मैंने यह भी बात आप सभी को बताया था कि जो ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी बैरियर से कम एनर्जी को रखते हैं। बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी बैरियर से ज़्यादा एनर्जी को रखते हैं, या फिर मैं कहूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी को रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब बात आ रही है कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को रखते ही नहीं है, बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी को रखते हैं। तो क्या इनसे ही प्रोडक्ट केवल फॉर्म हो जाएगा? प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा तो उनका कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। ठीक है, बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स ही जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ज्यादातर रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट के ही फॉर्म में रह जा रहा है। तो इट मीन्स दैट कि हम जो लिख रहे थे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट आर है वह प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होगा, तो यहां से यह बात पता चलती है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे होंगे। ठीक है, बट यहां से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक कॉन्सेप्ट आया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और उसका मतलब यह हुआ कि जो यहां पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं ग्राफ पर ही बता रहा हूं। ठीक है, जो यहां पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, 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 या फिर इधर के जो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल को हम कुछ एनर्जी अगर प्रदान कर दे देते हैं, वो किसी भी प्रोसेस की सहायता से हम दे सकते हैं, वो टेम्परेचर की सहायता से भी दे सकते हैं, कैटालिस्ट की सहायता से भी दे सकते हैं। इट मीन्स दैट कि रिएक्टेंट के जो मोस्ट ऑफ द इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक्टिव नहीं है, एक्टिव वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी बैरियर से कम एनर्जी को रखते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी को रखते हैं। ठीक है, तो जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो जब एक्टिवेशन एनर्जी को पाते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ही हो गया कि वो एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को रखने लग जाएंगे। इट मीन्स दैट कि यहां पर जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो एनर्जी बैरियर के इधर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है, उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम कुछ एनर्जी दे देते हैं। वो किसी भी प्रोसेस की सहायता से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर के थ्रू चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो जब हम उन्हें गर्म करेंगे तो वो क्या करते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उन्हें जब हम गर्म करेंगे तो उनमें स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, इट मीन्स दैट उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो जब वो एनर्जी ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे सिचुएशन में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी को रखने लग जाते हैं, और ऐसे दिए हुए एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज करते हैं कि यहां पर कहीं पर एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है, ठीक है, वह अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो उसके पास पहले से कुछ एनर्जी था, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो जीरो एनर्जी था, लेकिन उसके पास पहले से कुछ एनर्जी था। तो हम पूरा ओवरऑल अगर बात करते हैं, ओवरऑल हम पूरे रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं, तो हम कह दे रहे हैं कि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एनर्जी कुछ था, तो ई रिएक्टेंट हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी कुछ
एनर्जी था। अब वो जब हमने इसे कुछ एनर्जी दिया, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ एनर्जी दिया। तो ई रिएक्टेंट और ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट के पास पहले से जो हमारे पास एनर्जी था वो ओवरऑल मिलने के बाद वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, ठीक है, जिसे हम ET से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो ऐसे एनर्जी को ही हम कहते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे आप प्रैक्टिकल लैब में देखते होंगे कि हम जब दो रिएजेंट्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, दो केमिकल्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वो कई बार रिएक्शन कर जाता है, कई बार रिएक्शन नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या करते हैं, हम हीट लैंप से उसको गर्म करते हैं, ठीक है, और जब उसे गर्म करते हैं तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, हम जब हीट करते हैं तो उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो एनर्जी बैरियर को पार करते हुए थ्रेशोल्ड एनर्जी के इतना एनर्जी रखने लग जाए जिससे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। और वह जो हम एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब चलिए एक्टिवेशन एनर्जी का हम डेफिनेशन लिखते हैं और इसमें और भी एक ग्राफ को समझाएंगे आप सभी को, ठीक है। ओके, चलिए अब बातें करते हैं और भी चीजों को, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी डाउट होगा, ठीक है। अभी आपको ग्राफ के थ्रू जब समझाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी में बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी may be the excess energy, ठीक है, may be excess energy that the reactant, ठीक है, that the reactant molecules must acquire, ठीक है, must acquire in order किस ऑर्डर में, in order to reach the threshold energy, ठीक है, to reach या फिर लिख लीजिए to reach या फिर लिख लीजिए क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल लिख दे रहा हूँ रीच, या फिर इसी को ही लिख सकते हैं क्रॉस, ठीक है, क्रॉस दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, क्रॉस दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को रखेंगे तब वो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाएंगे। तो एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ये बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी हम उस एक्सेस एनर्जी को कह रहे हैं जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब पाते हैं तब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है उसे क्रॉस कर जाते हैं, और जब वो क्रॉस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाते हैं, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके लिए फार्मूला है तो उस फार्मूले को भी लिख लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखवाया था आप सभी को कि ई रिएक्टेंट प्लस ई एक्टिवेशन इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड फिर से लिखता हूँ, ई आर ई ए इज इक्वल टू ई टी।
तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ORR। मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है हमें, तो ई रिएक्टेंट को इधर मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर EA इज इक्वल टू क्या होगा, ET माइनस में EA। ठीक, ये हमारे पास एक फार्मूला मिल जाएगा। इसके थ्रू यहाँ से हमें क्या बात पता चल रहा है, इसके थ्रू हमें यह बात पता चल रहा है कि जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है वह थ्रेशोल्ड एनर्जी में से जो हम रिएक्टेंट का जो रखा हुआ एनर्जी है, पहले से जो उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली एक छोटा सा फार्मूला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज़ों को समझो, कुछ ग्राफ्स बन सकते हैं। अगर हम ग्राफ को भी बनाना चाहें तो ऐसा समझना। ठीक है, वैसे तो इसके लिए 2 से 3 ग्राफ बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ही ग्राफ के थ्रू मैं चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अभी बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं इस साइड में एनर्जी को रख रहा हूँ, नहीं एनर्जी को, ठीक है, हम यहाँ पर एनर्जी को रख देते हैं। ठीक है, और हाँ चलो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, पूरा रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरे रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, आई होप नीचे दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं साइड में ग्राफ बनाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। आप सभी को शायद उतना अच्छे से विजिबल ना हो नीचे। ठीक है, मैं इसे भी साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा साइड में करते हुए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि EA इज इक्वल टू E थ्रेशोल्ड। ठीक है, E थ्रेशोल्ड माइनस में E रिएक्टेंट। ठीक है, अब ग्राफ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्राफ आप चाहे कहीं भी बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर साइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी ग्राफ बन जाएगा इधर, मैं जब बनाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, इधर एनर्जी को रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा तेजी से लेकर चलने वाला हूँ, आप लोग बस फटाक से सुनिएगा। यहाँ पर एनर्जी को रख दीजिए और यहाँ पर कोर्स ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, मतलब पूरे रिएक्शन का क्या होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होता है, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट के पास 0 एनर्जी हो। ठीक है, तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस डॉटेड लाइन बना दिया, क्योंकि यह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी है। ठीक है, 0 नहीं है। ओके, तो जब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो फटाक से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझना, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। 1 मिनट बस मुझे टाइम दीजिएगा, मैं पहले इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराना स्टार्ट किए। ठीक है, तो वो एक पहाड़ को चढ़ते हैं। इस पहाड़ को अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एनर्जी को रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, रिएक्टेंट के जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि रिएक्टेंट के बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस पॉइंट पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना एनर्जी रखा जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ET है। ठीक है, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट, तो फिलहाल प्रोडक्ट पर बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराना स्टार्ट हुए तो बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी को रखेंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनके पास इतना एनर्जी था, कितना एनर्जी था, इतना एनर्जी था। ठीक है, अब उन्हें हमने क्या किया, हीट कर दिया, यानी कि किसी भी प्रकार से हम उन्हें एनर्जी दे रहे हैं। तो इस पहाड़ को चढ़ने पर यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक कि जितना पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना एनर्जी रिक्वायर था उतना एनर्जी हमने दे दिया, जिससे क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास एनर्जी होगा उसे हम कहेंगे कि यह एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, इसे हम ग्राफ के थ्रू इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं। अब इसमें आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसी को ही हम कहते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड लिख लीजिए, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए। मतलब ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो अब प्रोडक्ट का ट्रांजिशन स्टेट बना चुका है। मतलब अब उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वह प्रोडक्ट में टूटना शुरू कर देगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे यह रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, जब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँच चुका है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को पाने के बाद पहुँचा है, तो उसके बाद अब जब यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो यह अपने एनर्जी को रिलीज करता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब वो अपने एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी तभी बढ़ता है जब उनमें एनर्जी कम होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट यहीं पर फॉर्म हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हम उस चीज़ पर बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग एनर्जी को भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास एनर्जी होता है वह डेल्टा ई होता है, जिसे हम डेल्टा ई बराबर क्या लिखते हैं, ई पी माइनस ई आर, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है, तो ये बातें भी आपको समझ में आए। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी चीज़ों को बताऊं? ठीक है, वैसे ट्रांजिशन स्टेट, अच्छा चलो एक चीज़ और, एनर्जी बैरियर को भी यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, अगर इस कर्व को मैं ऐसे मिलाता हूं, ठीक है, और इसे थोड़ा सा बस ऐसे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये एनर्जी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इस ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाते हैं, या फिर मैं कहूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी रखना शुरू कर देते हैं, तब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे, ठीक है, वो सभी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो इसलिए इस बैरियर को ही हम कहते हैं, एक्चुअली यही हमारे पास है एनर्जी बैरियर। ठीक है, क्या है, एनर्जी बैरियर है। ओके, अब यहां पर हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक हेडिंग आने वाला है, जो कि है, क्या है, जो हमारे पास होने वाला है अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अर्हीनियस इक्वेशन नीचे आएगा नहीं, इसलिए आप लोग पहले तीन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अर्हीनियस इक्वेशन पर बात करते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन को फटाफट से हम समझेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले ही चुके होंगे, तो चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्हीनियस इक्वेशन पर अगर बात करते हैं तो अर्हीनियस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से किस प्रकार से रिलेट कर सकता है, उसके लिए अर्हीनियस ने एक इक्वेशन बताया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हम जानते हैं कि रिएक्शन जो होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह रिएक्टेंट के रिएक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि जब हम रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वह 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, तो इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने इक्वेशंस देने स्टार्ट किए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैलिड
इक्वेशन जो होता है वह अर्हीनियस इक्वेशन को माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने इक्वेशंस दिए थे, जिसमें एक हुड का इक्वेशन है, ठीक है। तो हुड का भी इक्वेशन वैलिड माना जाता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलिए बात करते हैं अर्हीनियस इक्वेशन पर, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग दीजिएगा अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। और अब हम समझने वाले हैं कि अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है। तो अर्हीनियस इक्वेशन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ों को लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। अर्हीनियस गिव, ठीक है, ऐसे लिखिए, प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड एन इक्वेशन which is the relationship between, किसके किसके बीच का है, between rate constant, ठीक है, rate constant and temperature, ठीक है, which is given by which, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक्चुअली अर्हीनियस इक्वेशन क्या है। अर्हीनियस इक्वेशन मैंने आपको जैसा कि बताया कि यह रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशनशिप है। अब इस इक्वेशन को हमें ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, ये इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर अर्हीनियस इक्वेशन ये है कि K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू द पावर माइनस EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में RT, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन है, जिसमें अगर हम कुछ टर्म्स पर बात करते हैं कि ये एक्चुअली टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखिएगा फिर, जहां पर K जो है वह रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट क्या होता है हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है, तो ये रेट कांस्टेंट हो गया। A जो होता है यह अर्हीनियस फैक्टर लिखा जाता है, ठीक है, अर्हीनियस फैक्टर है। लेकिन अगर इसे एक्सप्लेन करने की बारी जब आती है तो इसे लिखा जाता है OR, और इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। E मतलब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, EA मतलब क्या हो गया, EA मतलब हो गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये बातें तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और यहाँ पर R जो है वो हमारे पास है गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। एंड यहाँ पर जो T है वह हमारे पास है टेम्परेचर, और यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसे हम केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम गैस कांस्टेंट का अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आप लोग, इसका यूनिट होता है जूल मोल इनवर्स होता है, ठीक है। और अगर आप गैस कांस्टेंट का यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ठीक है। और टेम्परेचर का तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि केल्विन होता है, ठीक है। तो इसमें आप सभी को बस यह बताना है कि हमारे पास अर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, उन चीज़ों को भी समझाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब इसे ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखो एक्चुअली जो यहाँ पर दो टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एक हमारे पास लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। यहाँ पर A जो है यह एक्चुअली किस चीज़ के बारे में बताता है, तो इसे हमने देखा कि यह हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर को बता रहा है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में, यानी कि हम यूनिट टाइम कहने का मतलब ये हो गया कि हम 1 सेकेंड में देखें या फिर 1 मिनट में देखें या फिर 1 घंटे में देखते हैं या फिर 1 दिन में देखें, ठीक है। तो वो एक्चुअली हम यूनिट टाइम को हम फिक्स कर दे रहे हैं। अब उतने समय में कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसी चीज को हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास है फ्रीक्वेंसी फैक्टर,
ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम को ही हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि उनके टकराने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस बात को यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसी ए को एक और नाम भी कहा जाता है, इसी ए को हम कहते हैं, चूंकि यह एक्सपोनेंशियल के पहले का टर्म है इसलिए कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर तो यहां से हमें क्या बात पता चला, यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर पता चला, और यह जो e रेज टू द पावर, यह पूरे टर्म की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, ये जो हमारे पास यह पूरा टर्म है, यह एक्चुअली बताता है, क्या बताता है, यह हमारे पास बताता है कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या है। ठीक है, मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन किस प्रकार से हो रहा है, कितना उसका संख्या है, इस चीज को यहाँ पर डिनोट करता है। वैसे इन चीजों पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, वह डायरेक्टली हमारे पास किससे रिलेटेड है, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम अभी बात नहीं करेंगे इन चीजों को। लेकिन वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट जो होता है वह हमारे पास बढ़ता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर ही डिपेंड करता है, एक तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, और दूसरा हमारे पास होता है रेट कांस्टेंट पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें तो बची हुई हैं, लेकिन उन चीजों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं सोचा था पढ़ा दूंगा आप सभी को, चलो एक मतलब मैं जनरली ऐसे बता दूं। ठीक है, चलो मैं जनरली ऐसे बस बता दे रहा हूं आप सभी को, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ के थ्रू ही चीज़ों को देख लेते हैं कि एक्चुअली हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात बताना चाहता था आप सभी को। ठीक है, तो उसे भी देख सकते हैं। वैसे दो प्रकार हैं, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी अर्हीनियस इक्वेशन का उपयोग करते हुए। तो वो दोनों प्रकार हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, एक ही प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को समझा दे रहा हूँ, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, तो अगर इसे, अच्छा चलो अब सारी चीजें लिख चुके थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग क्या करिए, टेकिंग लॉग, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स में हम क्या करते हैं, लॉग को ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए एंड ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं, तो यह मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम जानते हैं कि log m इंटू एन का मतलब हो गया log m प्लस में log n होता है। तो n हमारे पास है e रेज टू द पावर ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं log a, और हमने यहां पर जब कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि यहां पर क्या बेस है, तो ऐसे सिचुएशन में हम मान कर चलते हैं कि यहां पर e बेस है। तो जब log e बेस के पावर e होता है, अच्छा चलो इसे पहले आगे लाओ। ठीक है, तो यहां पर पावर में है तो इसलिए यह आगे आ जाएगा, तो माइनस ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा। यह लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ई बेस ई। ठीक है, तो log e बेस e का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो log a माइनस में ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा, और यह वैल्यू 1 हो चुका है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यह मिल जाएगा। तो log k इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा log a माइनस ई रेज टू द पावर आर टी हो जाएगा। ठीक है, आई मीन ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम, चूंकि यहाँ पर हम नेचुरल लॉग लिए हैं, नेचुरल लॉग का मतलब हो गया कि इस लॉग का बेस जो है वह e है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम log 10 भी ले सकते हैं। तो log 10 के लिए हम जानते हैं कि हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ये बातें आप सभी को ऑलरेडी पढ़ाया है। तो 2.303 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास मिल गया, और यहाँ पर log ऑन बेस 10 मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2.303 log ऑन बेस 10 a हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर भी
वैसे लॉग हमें लेना ही नहीं था यहाँ पर, तो हमें 10 में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए यह हमारे पास जैसे का तैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2.303 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो log ऑन बेस 10 के इज इक्वल टू, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा log ऑन बेस 10a, और जब इसमें डिवीजन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा EA अपॉन में 2.303 RT हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अर्हेनियस के 3 इक्वेशंस आप सभी को ध्यान में रखने हैं। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, और तीसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आप सभी को ध्यान में रखने हैं। वैसे इन्हीं के थ्रू हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं एक ग्राफ के थ्रू फटाक से बस समझा दे रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम क्या करते हैं, इसे हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हम इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, mx प्लस c से इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में y का वैल्यू हमारे पास हो गया। चलो मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसे अगर मैं समझाने लग गया तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं मैथमेटिक्स उतना अच्छा है या नहीं है, हो सकता है मैथमेटिक्स वाले बच्चों को भी दिक्कत हो जाए, तो बायो वाले बच्चों को तो दिक्कत हो ही जाएगी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बायो वाले गुस्सा हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। नहीं, मैं नहीं बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आप सभी को मैं जल्दी समझाऊंगा तो उतनी तेजी से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर ही ले लेते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। नहीं समझ में आया है तो फिर से जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मैंने सोचा था कि यह हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो वह हमारे पास लास्ट लेक्चर ही होगा। ठीक है, तो अब चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई थिंक 15 मिनट का कॉन्सेप्ट बच गया था, तो उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।